अभिलाषा आनंद एक चर्चित नाम है। उनके कार्य क्षेत्र की यात्रा प्रारंभ हुई 1999 में, जब उन्होंने कॉलेज जीवन में प्रवेश किया था। साथ ही किस्मत उन्हें गांव के रास्ते होते हुए उन महिलाओं बच्चों तक पहुंचाई जो कि स्वास्थ्य सुविधाओं और जानकारी का समुचित ज्ञान नहीं होने की वजह से कुपोषण और अन्य बीमारियों से जूझ रहे थे। ये सफर, जो कि एक केयर नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के माध्यम से शुरू हुआ, अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जैसे EHP एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट, जो कि अमेरिकन फंडिंग एजेंसी USAID में कार्य किया। यह संस्था अर्बन स्लम, झुग्गी झोपड़ियों में निवासरत बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और स्वच्छता की स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया और ऐसे तबकों के लिए कार्य करना अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया। अभी वर्तमान में अभिलाषा आनंद भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के रिसोर्स ग्रुप में शामिल है। कई बार राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं में भी इन्हें आमंत्रित किया जाता रहा है। तो आइए होते हैं रूबरू ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिलाषा आनंद से हमारे प्रोग्राम वुमेन वेडनेसडे में। नमस्कार दोस्तों, वुमेन वेडनेसडे प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन सेल इंचार्ज अभिलाषा आनंद जी से। तो दोस्तों, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं अभिलाषा जी से। नमस्कार मैम, वुमेन वेडनेसडे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। आपने अपनी जर्नी कैसे शुरुआत की और इस फील्ड में आने का आपका उद्देश्य क्या रहा? ओके, फील्ड अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो फील्ड है, मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सेक्टर का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में मेरा आना बहुत ही इत्तेफाकन हुआ था और कुछ समय के लिए हुआ था, लेकिन मैं आके फिर जा नहीं पाई। बेसिकली मैं होशंगाबाद मध्य प्रदेश से हूँ और वहाँ पर जब मैं BCom सेकेंड ईयर की छात्रा थी और गर्मी की छुट्टियों में केयर से कुछ लोग, कुछ अधिकारी, केयर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ लोग आए हुए थे और उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए आप हमारे साथ क्षेत्र में चलिए, क्योंकि मैं काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी अपने क्षेत्र की गतिविधियों में। तो स्कूल में मैं स्कूल कैप्टन भी थी, फिर जूडो कराटे करती थी, कथक और अलग अलग गतिविधियों में मेरा बहुत ये रहता था। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप देखिए, तब तक मैं नहीं जानती थी कि सोशल वर्क क्या है और डेवलपमेंट सेक्टर क्या चीज़, उसमें क्या काम होते हैं और ख़ास तौर पे उसमें ज़मीनी स्तर पे जुड़ के कैसे काम किया जाता है। तो वो मैंने सिर्फ 2 महीने सोचा था कि करके देखते हैं छुट्टियों में क्या होता है। तो वो मेरे 2 महीने आज तक ख़त्म नहीं हुए हैं। मैं जुड़ती चली गई। मैं अपने ही क्षेत्र से इतना अपरिचित थी और जब मैं वहाँ के गांव में गई, शुरुआत में मुझे 15-20 गाँव की जिम्मेदारी मिली। उन गाँव में जब मैं जाती थी, वहाँ के जो पिछड़े मोहल्ले और वार्ड्स होते थे, उन महिलाओं का समूह बनाना, उनके लिए मैं हेल्थ और न्यूट्रिशन पे उस दौरान काम कर रही थी, इम्यूनाइजेशन पे बच्चों के और कुपोषण पे उसमें काम था। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था सैनिटेशन का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मौत 5 सफाइयाँ जो ख़ास तौर पे होती हैं, 5 क्लीन्स, वो नहीं होने के कारण कई बार बच्चे और माँ की मौत हो जाती है। तो मुझे तब वहाँ पर सैनिटेशन का इम्पैक्ट भी समझ में आया कि शायद किसी भी हेल्थ को, आपको किसी के भी स्वास्थ्य को अगर अच्छा रखना है तो सबसे पहले सैनिटेशन पे बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। उसके बाद मुझे मौका मिला, सिकाई डिकॉन करके एक जयपुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अर्बन स्लम्स के लिए अगेन सैनिटेशन और हेल्थ पे काम था। तो जितना मैं अंदर जाती रही उस दौरान मैंने मुंबई की धारावी, पुणे की स्लम्स, बहुत सारी स्लम्स देखी, वहाँ काम किया। तो मुझे समझ में आया कि अगर मेरा देश स्वच्छ नहीं होगा तो स्वस्थ नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। तो लगातार फिर मैं उससे जुड़ती चली गई और आज मैं बिना सैनिटेशन के फ़िलहाल तो नहीं सोच पा रही हूँ कि कुछ और मतलब मैं उस फ्रेम से मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। मैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और अब जब मैं गवर्नमेंट के उस फ्रेम में काम कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा फ्रेम होता है गवर्नमेंट का और काफ़ी लोगों के साथ आपको जुड़ के काम करने का मौका मिलता है। जी। स्वच्छ भारत मिशन जो योजना है, अपने छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के काम हो रहे हैं, हम जानना चाहेंगे। हाँ पद्मा, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। छत्तीसगढ़ सैनिटेशन के क्षेत्र में एक बहुत तेज़ी से उभरता हुआ राज्य बन के सामने आया है और हम लोग चूँकि ODF राज्य ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ODF यानी खुले में शौच से मुक्त राज्य। और मैं छत्तीसगढ़ ग्रामीण की अभी आपको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
के अंतर्गत आपको बता सकती हूँ कि अब हम जो दूसरा चरण हमारा शुरू हो गया है स्वच्छ भारत मिशन का, जो 2020-21 से 2024-25 तक चलेगा। तो उसमें हम लोग आगे जो काम हो रहा है वो सेकेंड फेज में ODF प्लस, जैसे ODF बन गया है तो अब ODF प्लस पंचायतें हम बना रहे हैं। तो ODF प्लस पंचायतों में काफ़ी सारी कचरा प्रबंधन की गतिविधियां हैं, ठोस कचरा है, तरल अपशिष्ट है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट है, उन सब चीज़ों पे बात और काम हो रहा है और तेज़ी से इसमें अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी ही हमारे राज्य को द्वितीय पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार 2 अक्टूबर 2020 को। पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया था हमने ODF प्लस पंचायतों के लिए, तो वो हम कर रहे हैं। जी, इस योजना से जुड़ने का आपका अनुभव कैसा रहा? जब आप इस योजना से जुड़े तो कैसा आप महसूस कर रही हैं? हाँ, चूँकि मैंने बताया कि ये बहुत मेरे काफ़ी करीबी इच्छा मेरी हमेशा से रही है कि मैं सैनिटेशन पे काम करूं। और चूंकि जब मैंने फील्ड में जाके देखा कि 80% बीमारियों का कारण जो है वो अस्वच्छता है, कुपोषण के पीछे अस्वच्छता है, जो हमारा MMR और IMR जो हम खास तौर पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो बाल मृत्यु दर है, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि सफाई का नहीं होना। तो जब मैं उसमें काम करती चली गई और फिर देखिए उसमें चैलेंज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सैनिटेशन पे जब आप काम कर रहे हैं तो आप सीधे व्यवहार परिवर्तन पे काम कर रहे हैं। मैं अपना व्यवहार अगर मैं सोचूं कि नहीं मुझे रोज़ सुबह वॉक पे जाना है तो बहुत टफ है अपने आप को उठा के लेके जाना। मतलब अगर मेरा एक व्यवहार है कि मैं 8 बजे तक सोती हूँ और अगर अब मैं सोचूं कि मैं 6 बजे उठकर घूमने में जाऊँगी तो ये बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हम जब खुद का व्यवहार नहीं परिवर्तित कर सकते, किसी भी नई आदत को अपनाने में हमें समस्या होती है। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ दूसरों के व्यवहार परिवर्तन की, कि नहीं अब आपको खुले में शौच करने नहीं जाना है, घर में शौचालयों का उपयोग करना है, कचरा यहाँ नहीं फेंकना है, उसको सही तरीके से खाद गड्ढे में डालना है, पॉलीथीन नहीं जलाना है क्योंकि वो बहुत नुकसानदायक है, पॉलीथीन को कम, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के यूज़ को धीरे धीरे हमें पूरा ख़त्म करना है। तो जब इन सब मुद्दों पर, तो ये व्यवहार परिवर्तन के मुद्दे हैं। कितना आसान होता है जब हम सब्जी लेने जाते हैं, भैया धनिया तो आप पॉलीथीन में ही डाल के दोगे, झिल्ली तो चाहिए ही चाहिए। हम जैसे सारे लोग जो आग्रह करते हैं हमेशा पॉलीथीन का, हम शायद उन दुकानों से लेना पसंद नहीं करते जहाँ पे पॉलीथीन कैरी बैग के रूप में नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों को लोगों तक एक छोटे छोटे मैसेज को पहुँचाना और उनके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए उनको प्रेरित करना। सैनिटेशन से महिलाओं के जीवन में क्या परिवर्तन आए? क्योंकि जो महिलाएं हैं उनको हर जगह पे मतलब तकलीफों का सामना करना पड़ता है। पुरुष तो कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं को थोड़ा सा मतलब लगता है प्रॉब्लम। इसमें जो मैं ये कहूँगी कि देखिए ये जो आपका एक सवाल है, इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जवाब आएंगे। पहली चीज़ जो मैं आपको बोलूँगी कि महिलाओं के जीवन में सैनिटेशन के आने से, मतलब स्वच्छता की उनको बुनियादी सुविधाएं मिलने से बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। ताकि और दूसरा, सैनिटेशन के क्षेत्र में अगर इतना काम हो पाया है तो वो भी महिलाओं के कारण ही हो पाया है, क्योंकि उन्होंने ही खास तौर पे इसमें जुड़ के आगे आके काम किया है, लोगों को मोटिवेट किया है। और पुरुषों की जैसे हम कह रहे हैं कि उनके लिए आसान होगा, वो कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन इस पर प्रकृति के लिए, इस पर्यावरण के लिए वो आसान चीज़ नहीं है। किसी की भी गंदगी को तो वो लौट कर कहीं ना कहीं आएगी। तो पहली चीज़ तो कि किसी को भी बाहर नहीं जाना है, आपके लिए सुविधाजनक हो या नहीं हो, आपको शौचालयों का उपयोग करके अपनी ज़िंदगी को सुविधाजनक और बनाना है, आसान बनाना है। एक बात हो गई। दूसरा जो मैं आपसे बोल रही हूँ, महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कि एक प्राइवेसी, बहुत सारी दुर्घटनाएं महिलाओं के साथ घटती हैं और शारीरिक रूप से भी उनको आवश्यकता है ही, क्योंकि बच्चियां हैं हमारी और आप जितने भी बार आप जाएंगे तो वो खड़ी हो जाएंगी। अगर कोई गाड़ी गुजर रही है तो वो खड़ी हो जाती थी। तो ये एक बड़ा शर्मिंदगी की बात होती थी और उनके शरीर के लिए भी, किसी के लिए भी ठीक नहीं है कि शौच करते। एक प्राकृतिक आवेग को आप रोक रहे हैं और आप बार बार अगर खड़े हो रहे हैं या आपको उसको रोक के रखना पड़ रहा है बिकॉज कि बाहर धूप है, दिन का समय है, कोई साथ में जाने के लिए नहीं है, तो मैं कैसे बाहर जाऊं। ये सारी चीज़ें थी जो उनको शौच की जो नित्य क्रिया है, जब उनको आवश्यकता है उसके लिए वो नहीं जा पाती थी। तो शौचालय इस भी कारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे सभी के घरों में होना। जब आप जाते हैं फील्ड पे तो कैसे कन्विंस करते हैं उन लोगों को, कैसे अपनी बातों से, क्योंकि वो सुदूर अंचल के लोग होते हैं तो बहुत सारी बातों को समझने में उनको समय लगता है। तो कैसे आप उन लोगों को मतलब कन्विंस करते हैं लोगों को? जो कन्विंस करने की बात है, हमारी पूरा अमला है स्वच्छ भारत मिशन का,
जो कि उस तरीके से उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रिगर करना, कि उनको आप उससे होने वाले नुकसान को एक चलचित्र के माध्यम से एक इस तरीके से दिखा दें कि ये समस्याएं आपको होती हैं। और दूसरा, इसमें हमारे को वहीं के लोग, हम कम्युनिटी, समुदाय के लिए, समुदाय के द्वारा, ये हमारा मूल मंत्र है। मतलब जो समुदाय है हमारा, हम उसके कुछ लोगों को जो लीडरशिप जो लोग ले सकते हैं उनको हम पहले इसमें आगे लेकर आते हैं। उसके बाद में उन्हीं लोगों के माध्यम से हम गांव के बाकी लोगों को जागरूक करवाते हैं। और मैं बताऊंगी आपको कि इसमें हमारे महिला समूहों का जो भूमिका रही है, ना सिर्फ वो अपने घर के आंगन बहारती हैं, कपड़े धोती हैं, बर्तन मांजती हैं, घर के पुरुषों और बच्चों की सफाई का ध्यान रखती हैं, चाहे बच्चों के सिर से जूं निकालने हो, चाहे उनके कपड़े धोने हो। और मैं निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि अगर कोई महिला शहरी हो या ग्रामीण हो, जब घर से चली जाती है तो जब लौट के आएगी वो मायके से 4-5 दिन बाद, तो घर की हालत क्या होती है। तो घर तो संभाल ही रही थी स्वच्छता के क्षेत्र में हमारी महिलाएं, इवन वो बाहर तक रोड भी साफ करती थी अपने घर का। आज भी आप देखेंगे सुबह सुबह सब लोग अपने घर का रोड, वैसे भी सड़क साफ करते थे। लेकिन इसके बाद में महिलाओं ने ना सिर्फ तालाबों की सफाई की, पूरे गाँव के गली मोहल्ले की जिम्मेदारी ली। और आज जो कि हम द्वितीय चरण में जब हम आ गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के, तो ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा प्रबंधन के लिए भी हमारी स्वच्छता दीदी लोग ही काम कर रही हैं। तो और चाहे आईसी का काम हो, गांव में रैली निकालना हो, स्कूल में बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाना है, नारा लेखन करना है, मतलब कि एक उन्होंने पूरा बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ गए हैं इस क्षेत्र में। महिलाएं ही सैनिटेशन को, कम से कम छत्तीसगढ़ में मैं कहूँगी कि अगर हम आज इसमें बुलंदियों पे हैं, हम बहुत आगे तक पहुँचे हैं, तो हमारी महिलाओं ने लीडरशिप ली है इसके लिए। अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे करती हैं आप? क्योंकि एक महिला होने के नाते परिवार भी देखना है और वर्किंग वुमेन भी आप, तो दोनों का तालमेल कैसे आप बैठा पाती है? ये तो बिल्कुल तलवार की धार पे चलने वाली बात है, लेकिन धीरे धीरे आपको मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे फादर इन लॉ पिताजी हैं साथ में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट सभी करते हैं। और अब तो मेरे बच्चे थोड़े इतना समझदार हो गए हैं कि अब वो वाला स्थिति नहीं रहा कि पीछे पड़ के रोकना है कि आप नहीं जाओगे। वो सबसे दुखदाई होता था, तब आप एक गिल्ट में आते हो कि आप सही कर रहे हो क्या, आप बच्चों को छोड़ के जा रहे हो। तो एज ए मदर, एक माँ के रूप में मुझे वो चीज़ कभी कभी तकलीफ देती थी। लेकिन अभी मेरे बच्चे खुश होते हैं, जैसे आपका ये इंटरव्यू अब आएगा तो फिर और वो प्राउड फील करते हैं। तो अभी वो स्पेस में मैं आ गई हूँ। हाँ, लेकिन ये टफ था, और चूंकि मुझे उनके पढ़ाई का और उनके न्यूट्रिशन का, उनके हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, साथ में वो संस्कार भी उनको देने जरूरी है कि वो ज़मीन से जुड़े रहें। तो इन सब चीज़ों को, इन पूरे कंप्लीट पैकेज पे हमको एक परिवार में काम करना होता है। तो मेरे हस्बैंड का और मेरे परिवार का मुझे और मेरे बच्चों का बहुत सपोर्ट मिलता है इसमें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम फ्रीडम होके और बेसिकली जुड़ के काम कर सकते हैं, जब तक सपोर्ट नहीं रहेगा। तो आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? आगे आप क्या करना चाहती हैं? फ्यूचर प्लानिंग की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं इसी तरीके से काम करते रहना चाहती हूँ, बस लोगों के साथ जुड़ के, और उन तक मैं पहुँच बना सकूँ, और उनकी जो सच में समस्याएं हैं उसको समाधान तक ले जा सकूँ। ये मेरा है। फ्रेम कुछ और भी हो सकता है, तरीका कुछ और हो सकता है, लेकिन करना तो मैं यही चाहती हूँ कि जितना हो सके मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन के रूप में उभर कर सामने आऊँ, मैं प्रॉब्लम्स को दूर करूँ, उनकी समस्याओं को दूर करूँ, और सबसे ज़्यादा है कि मैं उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाऊँ। मेरा चाहना तभी पूरा हो पाएगा ये उद्देश्य जबकि मैं उनको अंडरस्टैंड, लोगों को समझ विकसित कर पाऊंगी। अपनी समझ उतनी मैं बना के हमेशा रख सकूं कि मैं लोगों की समझ को हमेशा स्पष्ट रूप से समझ सकूं, तभी मैं किसी भी मुद्दे पे आगे अच्छा काम कर सकती हूँ। मैम, चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआत में कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त ग्राम बनाने की जो बात कही थी, इसे हम जानना चाहेंगे जी। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त गांव मतलब ये देखिए, प्लास्टिक एक हमारे बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आया है निकल के, और ये इसी पीढ़ी की दी हुई, मतलब जो हमारी पीढ़ी है, करंट जो अभी जनरेशन है, उसी ने इसको पैदा भी किया है, और हमें ही इसको ख़त्म करके यहाँ से जाना चाहिए। क्योंकि हमारे पहले जो पीढ़ियाँ थी, मुझे याद है कि मेरे माँ और पिताजी जब महीने का किराने का सामान लेने जाते थे, ग्रॉसरी, तो वो अपने साथ बड़े बड़े झोले लेके जाते थे, और जो दुकान वाले अंकल थे वो पूरा जो है कपड़े, पेपर के लिफाफे में जो भी राशन रख के देते थे, चाहे शक्कर है या दालें हैं या धना है, जो भी आता था वो लिफाफों में आता था। लेकिन बहुत तेज़ी से परिवेश बदला और हमें लगा कि अब हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हम हर चीज़ में कैरी बैग को लेके, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया कि पॉलीथीन के बगैर हम किसी से ये नहीं करते हैं। देखिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक मतलब एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक की यहाँ पे बात की जा रही है, जैसे बिस्लरी की बॉटल्स हैं, झिल्लियाँ हैं,
आपके जितने भी प्रकार के चिप्स लेज आते हैं और डिस्पोजेबल जितने भी हैं, तो ख़ास तौर पे हमें वापस अपनी पुरानी परंपराओं पे जाना होगा। झोला साथ रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे दोना पातल पहले होते थे, उसमें हम खाना खाते थे। अब अभी हम क्या करते हैं, बच्चे का बर्थडे है, हम बहुत सारा प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ले आते हैं। पहले सामाजिक दायरा बहुत बड़ा था। मुझे याद है कि अगर मेरे घर पर थोड़ी सी बड़ी पार्टी हो रही है, सत्यनारायण की कथा के बाद अगर 50 लोगों का भोजन है, तो बहुत कोई गुरेज नहीं करती थी मेरी माँ, पड़ोस की चाची, आंटी लोगों से बर्तन उधार लेने में। लेकिन अभी हम बहुत मॉडर्न अपने आप को कह रहे हैं, शायद मॉडर्नाइजेशन, हम इसको समझते हैं कि नहीं, हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। मांगना ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि वो व्यवस्थाएं हम अपने घर पे बना लें और हम दोना पातल का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम पुरानी चीज़ों को फिर से दोहराएं जो हमारे मम्मी या दादियाँ नानियाँ करती थी। और डिस्पोजेबल जितना कम से कम हम लेकर आएँ। हम हमारे गांव में ही रोज़गार लोगों को मिलेगा अगर दोना पातल हम लेते हैं। हम कम से कम ऐसी चीज़ें जिसमें हमको प्लास्टिक की आवश्यकता नहीं हो हम लेकर ना आएँ। तो इसमें 4R कहा जाता है, जिसको कि देखिए हमको पहले एक पेन मिलता था और हम पूरे साल उस इंक पेन को चलाते थे। अभी शायद हम हर दूसरे दिन एक नया पेन ले लेते हैं और मतलब, तो उसको कैसे, जब वो ख़त्म होगा तो कहाँ जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि प्लास्टिक 3.5 लाख साल तक नष्ट होकर मिट्टी नहीं बनता है। तो वो लेयर हमारी धरती के ऊपर प्लास्टिक की जमती चली जा रही है। 2 गलतियां इसमें हो रही है। तो एक तो हम उसको फेंक दे रहे हैं, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर है उतना जितना जाना चाहिए सीधा, वो प्लास्टिक कहीं रोक देता है उसको पूरा ज़मीन में जाने से, और केमिकल बहुत सारा उसके साथ चला जाता है अंदर में। और दूसरा, उसको लोग इकट्ठा करके फिर जला देते हैं। तो जब जला देते हैं लोग, उस दौरान एक बड़ी समस्या ये आती है कि उससे जो धुआं निकलता है वो हमारे सांस में, हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो एक तो उसको जलाना नहीं है। दूसरा, मैंने आपको 4R बताया, जिसमें कि सबसे पहला होता है रिफ्यूज़। मतलब कि अगर मैं अपने बच्चों के लिए टिफ़िन लेने गई तो मैंने प्लास्टिक के ना लेके स्टील के लिए, तो मैंने प्लास्टिक को रिफ्यूज़ कर दिया और उसके लिए स्टील का कुछ लिया। बॉटल लेने गई अगर अपने लिए, तो मैंने कॉपर की या स्टील की बॉटल लेकर आई, मैंने प्लास्टिक को रिफ्यूज़ लिया नहीं। अगर अब मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कुछ लेना, तो मैंने रिड्यूस किया, अपनी ज़रूरत को कम किया। तो हो सकता है मैं कुछ 4 चीज़ें लेने जा रही हूँ, तो मैंने 1 या 2 चीज़ ही ली। या मुझे पॉलीथीन का इस्तेमाल करना है, बहुत कम से कम चीज़ों को मैं लेकर आ रही हूँ और अधिक से अधिक प्लास्टिक के बजाय मैं अपने झोले लेकर जा रही हूँ और उसमें अपना सामान ले रही हूँ। चौथा उसमें आता है कि अगर आप रिफ्यूज़ करने के बाद आपने रिड्यूस किया, रिड्यूस करने के बाद में भी अगर आपके पास कुछ आ रहा है तो आप उसको रीयूज़ करिए, मतलब उसका दोबारा उपयोग करिए, पुनः उपयोग करिए। जैसे आपका ये पेन है, ख़त्म हो गया तो आप इसको रिफ़िल करिए, बजाय एक नया पेन लेने के आप सिर्फ रिफ़िल चेंज कर सकते हैं। तो ये हम और हमारे पास प्लास्टिक के ऑयल कैन आ गए हैं, या पेंट हुआ घर में तो बहुत सारे डब्बे इकट्ठे हो गए हैं, तो उसको हम बाल्टी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में काम करने वाले लोगों को दे सकते हैं, राशन रख सकते हैं। मैं तो अभी बहुत सारे खुद से घर में पॉट बना लेती हूँ उसके, ताकि वो सुंदर भी लगते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक वो चलेंगे। तो बाजार से प्लास्टिक के पॉट लाने से अच्छा है कि मैं उसको ये करूँ। और लास्ट ऑप्शन हमारा होता है रिसाइकल के लिए। तो जितना भी प्लास्टिक फिर आपके घर में इकट्ठा होता है, आप उसको घूड़े पे ना फेंकें, आप उसको रिसाइकलिंग यूनिट में दें, ताकि उसको गला करके कुछ नया, या उसको श्रेडिंग करके कुछ नया आइटम वो बना सकें उसका, तो वो रिसाइकलिंग यूनिट के लिए फिर जाना चाहिए। इसलिए प्लास्टिक को हमें कम से कम करना है। मैम, चलते चलते हम जानना चाहेंगे, मतलब आप कोई संदेश देना चाहती हूँ उन तमाम महिलाओं को जिनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल तो है, लेकिन वो कुछ दबी सी महसूस करती हैं और वो अपने आप को आगे नहीं लाना चाहती है। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने सवाल किया पद्मा, और ये शायद एक ट्रांजिशन फेस है। शायद हमारे बाद वाली पीढ़ी को बहुत ज़्यादा समान प्लेटफॉर्म मिलेगा, लेकिन डगर कठिन है पनघट की, और टफ है, मुश्किल है। चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और अभी हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि क्यों बस और ट्रेन में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की जाती है, ये सारी चीज़ों पे सवाल भी उठते हैं, बात भी उठते हैं। हमें किसी को सीट नहीं चाहिए, लेकिन हमारी क्योंकि शारीरिक स्थिति अलग होने के नाते जहाँ पे चीज़ों को कंसिडर करने की ज़रूरत है वहाँ कंसिडर किया जाना चाहिए, और उसके लिए भी नियम और कानून बनाए जाने की आवश्यकता है। और हमारी लड़कियाँ कैसे आगे आएंगी, उसके लिए अभी हमें फ़िलहाल थोड़ा सा उनको आगे लाने के लिए, उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको सपोर्ट करें। और लड़कियों और महिलाओं पे मैं ख़ास तौर पे कहूँगी कि महिला वो होती हैं जो सबसे कठिन परिस्थितियों में सर्वाइव कर सकती है। ये भगवान ने ही उनको गिफ्ट दिया है, तो बिल्कुल इसमें डरने की और अपने आप को कम आंकने की ज़रूरत नहीं है। हम
कम नहीं, हम बहुत ज़्यादा हैं। हम अंदर में कहीं हमारे अंदर बहुत ईश्वर ने क्षमताएं दी हैं और उसको बिल्कुल निसंदेह रूप से सामने लाने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो मैं एक छोटी सी लाइन मुझे बहुत प्रभावित करती हैं, वो मैं अपनी महिलाओं को समर्पित करना चाहूँगी और बच्चियों को। वह पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो प्रतिकूल परिस्थिति में जो व्यक्ति अपने आप को निकाल के ले जाता है आगे, तो सबसे ज़्यादा फिर वही चमकता है। खरा सोना वही है जो इन स्थितियों में भी डटा रहे, अपने आप को बिल्कुल हार ना माने। तो आप सब आगे बढ़िए, बाकी सब आपके पीछे आएंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने बात की वुमेन वेडनेसडे प्रोग्राम में अभिलाषा आनंद जी से, और स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत जो कार्य हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी भी ली हमने। फिर एक नए शख्सियत के साथ मिलते हैं, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।